हमारे लोगों का जीवन एक यात्रा है। हम हर साल यात्रा करते हैं हिमालय के दो दुनियाओं के बीच। भारत के निचले इलाकों से हम कम्युनिस्ट चीन की ऊंचाई वाले इलाकों तक जाते हैं। पहाड़ की जड़ों में स्थित भारत के बड़े बाजारों से हम चावल, चीनी और बहुमूल्य खाद्यान्न खरीदते हैं। पहाड़ की लंबी और खतरनाक पगडंडियों पर हर साल बकरियां हमारे उत्पादों को ढोती हैं और पहुंचाती है तिब्बत के बाजारों में, जहां हम उन्हें नमक और ऊन के साथ अदला बदली करते हैं। हमारा व्यापार हमारी यात्रा से परे बहुत दूर के इलाकों तक पहुंचता है, और जैसे जैसे हमारा व्यापार बढ़ता है, अन्य पहाड़ों में रहने वाले लोगों के बारे में हमारी समझ भी विकसित होती है। हिमालय का मिजाज हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जैसे ही मानसून की फुहारें पहाड़ों की तलहटी वाले हमारे निचले गांवों को भिगोती हैं, हम ऊंचाई में बसे अपने गांवों में चले जाते हैं। फिर जाड़ों की बर्फ एक बार फिर हमें नीचे ले आती है। हम जाड़ कहलाते हैं। हम 3 गांवों में रहते हैं। हमारा निचला वाला गांव 5000 फीट की ऊंचाई पर है। ऊपर वाला गांव 150 मील आगे 12000 फीट की ऊंचाई पर है। अपने दूसरे गांव में हम बसंत के अंत से लेकर शरद की शुरुआत तक रुकते हैं, और यहाँ और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ़ के पिघलने का इंतज़ार करते हैं, और साथ में बीते 7 महीनों में बर्फ़ से हुए नुकसान की मरम्मत भी। हालांकि कम्युनिस्टों ने कुछ वर्ष पहले तिब्बत को कब्जा लिया, पर हमारे जीवन का स्वरूप यथापूर्व बना रहा। अधिकांशतः हम इन दूर दराज के पहाड़ों में अपनी इच्छानुसार घूमते हैं। हमारे बच्चे ऐसे जीते हैं मानो इन बड़ी सरकारों का कोई अस्तित्व ही ना हो। क्योंकि बसंत जाड़ लोगों का मुख्य मौसम है, हमारी छोटी बेटियां याक की सूखी हड्डियों के दानों से खेलती हैं, या फिर कभी पत्थरों से, जब तक कि बसंत के काम शुरू नहीं हो जाते। पर बड़ी बेटियों का काम किसी मौसम का इंतजार नहीं करते। पेड़ का एक तना, मजबूत टांगे और थोड़ा सा साबुन कपड़े धोने की अच्छी मशीन का काम करते हैं। सरसों का तेल बेटियों के लंबे बालों से पिस्सुओं को दूर रखते हैं। हमारे इलाके में महिलाओं की संख्या कम है, इसलिए जाट पिता कड़ा सौदा करते हैं संभावित दामाद के लिए, ताकि अच्छा दहेज मिले। लेकिन इस दामाद ने बहुत निराश किया है। बकरियां तक उससे तेज चल लेती हैं। उसकी सास मजबूरी में याक के मक्खन से उसकी मालिश करती है। दादा जीत सिंह का 90 साल का जीवन चक्र अब बौद्ध प्रार्थना चक्र की तेजी से घूम रहा है। जाट लोगों का धर्म जीववाद सा है, पर वो अपनी समस्याओं के लिए देवताओं को ज़्यादा परेशान नहीं करते। मानसून और बर्फ में भी भारतीय डाकिया हर हफ्ते 100 मील पैदल चलकर यहाँ आता है। हमारा पोस्टमास्टर एक व्यापारी और पुजारी भी है। उसे लगभग सभी चिट्ठियाँ पढ़नी पड़ती है, जिस कारण उसे इस दुनिया की अच्छी जानकारी रहती है। आज हमारे मुखिया व्यापारी के लिए एक चिट्ठी आई है, जिसमें पोस्टमास्टर को एक अच्छा स्वामी कहा गया है। अपने इस संदर्भ को ठीक करते हुए वो इसे बहुत अच्छा स्वामी बना देता है, और फिर चिट्ठी को उसके सही मालिक तक पहुंचा देता है। अब अपने उत्पादों को तैयार करने का समय आ गया है। जल्द ही हम ऊपरी गांव में जाकर उसकी अदला बदली करेंगे। अपनी यात्रा में खाने के लिए हम गरम रेत में जौ गेहूं पकाते हैं। हम सावधानीपूर्वक भारतीय चावल,
चाय, चीनी और अनाज साफ करते हैं और उसे बकरियों के करवछों में लाद देते हैं। इन चीज़ों को हम उत्तर के ऊंचे इलाके से आने वाले व्यापारियों को नमक और ऊन के बदले दे देते हैं। ऊपरी इलाकों में बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। बसंत के आगमन से हर व्यापारी के पैर चहक रहे हैं। अब हमारे काफिले बीच के गांव को छोड़ आगे बढ़ते हैं, ऊपरी गांव में उत्तर से आने वाले व्यापारियों को मिलने के लिए। हम अपनी बेशकीमती चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और बौद्ध भिक्षुओं के साथ लगभग सभी 500 ग्रामवासी यह पुश्तैनी वार्षिक यात्रा शुरू करते हैं। हमारी यात्रा लंबी और कठिन होगी, संकरी पगडंडियों और पुलों से होते हुए जिन्हें हमने खुद बनाया है। हमारे लोगों की प्रतिष्ठा हमारे बकरियों की ताकत और सतर्कता में है। हर दिन हम दोपहर से पहले अपना डेरा जमा लेते हैं। 4 मील यात्रा के बाद बकरियों से बोझा उतार दिया जाता है और उनको चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक आम व्यापारी के पास 200 बकरियां होती हैं। प्रत्येक बकरी करीबन 8 किलो का करबज होती है। घर में बने इन करबजों को रात के मौसम से बचाना जरूरी है, क्योंकि वे साल भर के बहुमूल्य सामान से भरे हैं। सुबह होते ही हम फिर चढ़ना शुरू कर देते हैं। यह कठिन रास्ता चलता चला जाता है। इन पहाड़ों पर चीन और भारत दोनों ही अपना दावा करते हैं। कभी कभी सैनिक एक दूसरे पर गोलियां भी चला देते हैं, लेकिन हम उन सभी के साथ दोस्ती बनाए रखने की कोशिश करते हैं जो व्यापार और विनिमय करना चाहते हैं। 1 महीने के भीतर हम अपने ऊपरी गांव पहुंच जाते हैं, जिसे हमारे पूर्वजों ने वृक्ष रेखा से ऊपर बनाया है। यह हमारा पैतृक बसेरा है, एक ज्वालामुखी की तलहटी में। कहानियां बताती हैं कि जब पृथ्वी बनी थी तब यह ज्वालामुखी आग उगलती थी। हमारे पूर्वज यहाँ उस दौर में आए जब 7 समुंदर पार अमेरिका नामक जगह बसना शुरू हुई थी। पिछले 8 महीनों तक हमारे घर शांत थे, खाली और बर्फ से ढके हुए, और अब गर्मियों में हम यहाँ व्यापार का इंतजार करने के लिए आए हैं। उत्तर से आने वालों के साथ व्यापार पूरा करने की 4 महीनों की प्रक्रिया के बीच हम गेहूं की एक फसल बोएंगे और काटेंगे। खेती का यह कार्य महिलाएं और वो लोग करेंगे जो व्यापार में कुशल नहीं हैं, ताकि माहिर व्यापारी अपने विनिमय कौशल को धार दे सके। हमारा छोटा पोता भी याकों को खींचने की ताकत रखता है। लगता है उसका भविष्य अच्छा रहेगा। व्यापार के लिए आवश्यक चतुराई न होने के कारण घर पर बने औजारों की मदद से दामाद पथरीली मिट्टी को एकसार करता है। काम हमारे बच्चों के लिए एक शक्तिवर्धक टॉनिक है, हमारी पत्नियों के लिए भी।
और अगर किसी व्यक्ति की पत्नी जमीन को सींचने में कुशल होती है तो व्यापारियों के बीच उसका महत्व सुनिश्चित हो जाता है। छोटा पोता पुल बनाने का अभ्यास कर रहा है। बकरियों के पार जाने के लिए उसे मजबूत होना चाहिए, पर यह पुल टूट जाता है और बकरियां पानी में समा जाती हैं। फिर भी वो एक दिन शायद व्यापारिक इतिहास की अगुवाई करेगा। हमारे बेटों के भविष्य के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अपनी पीठ में एक पाटी लेकर हर साल गर्मियों में भारत से एक अध्यापक आता है, एक स्वच्छ और निर्मल हृदय वाला समर्पित व्यक्ति। उसके कर्म में महानता है। विद्यालय हर रोज हिंदू और बौद्ध प्रार्थनाओं से शुरू होता है। हर गर्मियों में अलग अलग कक्षाओं में 30 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि लड़कियां व्यापार में नहीं जाती, इसलिए केवल लड़के ही पढ़ना लिखना और अन्य लोगों के तौर तरीके सीखते हैं। पाटी लकड़ी की है। अध्यापन के लिए कटी हुई मिट्टी कागज का काम करती है और लकड़ी की एक छोटी डंडी कलम का। परीक्षा के दौरान सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को बेवकूफाना उत्तर देने वाले विद्यार्थियों के कान ऐंठने की छूट होती है। दो महीने बीत गए हैं और हमें बेसब्री से इंतजार है उत्तर से आने वाले व्यापारियों का। कभी कभी चीनी लोग उन्हें आने से रोक देते हैं। अगर वे जल्द ही पहाड़ी दर्रों से आते हुए दिखाई नहीं देंगे तो बर्फबारी हमें बिना कुछ बेचे भारत लौटने को मजबूर कर देगी। तिब्बत की राजधानी ल्हासा से आने वाले कुछ व्यापारी रास्तों में हैं। कुछ बहुत दूर स्थित गोबी के रेगिस्तान से आते हैं। हम अपने ऊपरी गांवों में इंतजार कर रहे हैं। हम बेसब्री और आशा से इंतजार कर रहे हैं। हम अग्रिम दल भेजकर पहाड़ों पर बौद्ध प्रार्थना ध्वज फहराते हैं। अंततः हमारे अग्रिम दल सूचना लाते हैं कि उत्तर से व्यापारी तेज बहाव वाली नालों में बने उनके बेढंगे पुलों पर अटके पड़े हैं। इन तिब्बतियों से हमने अपनी अधिकांश भाषा, प्रजाति, धर्म और आचार व्यवहार पाई है। साथ ही हमें मिली स्मृतियां, याक मक्खन और हथियारों के नाम। शुक्र है हमने उनसे पुल बनाना नहीं सीखा। उत्तरी तिब्बत का ऊन अब भी भेड़ों पर है। हमें आशा है कि करबछों में नमक, सुहागा और चवन यानी याक की पूंछ है। उत्तरी व्यापारी अंततः बाजार पहुंच गए हैं, जहां माहिर जाड़ व्यापारी अदला बदली शुरू करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। जाट मुखिया तिब्बती मुखिया से आदान प्रदान के भाव को लेकर तर्क वितर्क करता है
पारिवारिक झगड़ों और राजस्व को छोड़ सभी विवाद पासा फेंक कर हल कर दिए जाते हैं। यहाँ मुद्रा का कोई महत्व नहीं है। हम केवल अदला बदली के माध्यम से ही व्यापार करते हैं। हमारा मुखिया तय करता है कि कौन जाट व्यापारी किस उत्तरी व्यापारी से अदला बदली करेगा। जब विवाद में गर्मागर्मी हो जाती है तो पासे को पूरे जोर के साथ चमड़े के टुकड़े पर फेंका जाता है। व्यापार हमारे रग रग में है। एक उत्तरी व्यापारी जो अपने को उस्ताद समझता है वो पासे को अपने हाथों में गरमा रहा है, लेकिन हमारा जाट मुखिया चालाक है। वह बहुत तेजी से हिंदू प्रार्थना के साथ पासा फेंकता है और हिंदी में जोर जोर से बोलता है। अदला बदली की दर हमारे अनुकूल हो जाती है। उत्तरी लोग जाट व्यापारियों को एक प्याली चीनी के बदले 2 प्याला नमक देते हैं। इस तरह हम अपनी वस्तुओं की अदला बदली करते हैं, जबकि अधिकारी सभी खरीद फरोख्त का हिसाब रखते हैं। सुबह सुबह ही हम उत्तर से आई भेड़ों से ऊन निकालना शुरू करते हैं। इसके बाद हम सबसे बड़े ऊन के ढेर के लिए पासा फेंकते हैं। कुछ जाट बड़े बेहुदे ढंग से ऊन निकालने का काम करते हैं, जिसके चलते उत्तर से आई भेड़ें असहज और लज्जित सा महसूस करती हैं। हमारी महिलाएं ऊन तैयार करने की क्रिया में सहयोग करती हैं। हम मिलकर ऊन साफ करते हैं, काटते हैं, बुनते हैं और सिलकर अपने कपड़े बनाते हैं। बचपन से बुढ़ापे तक कताई बुनाई हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। चाचा हमारे सबसे प्रगतिशील व्यापारी हैं। हमारे गांव की एकमात्र कताई मशीन इन्हीं के पास है। ऊन के बारे में हमारी जानकारी और औजार भारत से आते हैं। हमारी पीढ़ी पहली और एकमात्र सिलाई मशीन के साथ साथ कोयला वाली इस्त्री लाई, जिसका प्रयोग गांव के दर्जी करता है। हमारी इस पहाड़ी धरती में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। हम भेड़ों की मिल्कियत को लेकर रोज नए विचारों को सुनते हैं। हम कम्युनिस्टों की कहानियां सुनते हैं। हमारा जाट मुखिया एक खुशनुमा व्यापारी के साथ बैठ राजस्व का विषय उठाता है, एक ऐसा विषय जो किसी व्यापारी को पसंद नहीं। भारत सरकार का राजस्व जानवरों की संख्या पर निर्भर करता है। इस व्यापारी के पास 300 बकरियां, एक घोड़ा और 3 बीमार याक हैं। 60 बकरियां दूसरी पहाड़ी के पीछे छुपी हैं। यह व्यापारी ऐसे बर्ताव करता है मानो उसने पहले कभी राजस्व के बारे में सुना ही न हो। वो अपने हुक्के के नए चिलम की नक्काशी करता जाता है, पर वो अपनी बीमार बकरियों के लिए राजस्व में छूट नहीं पा सका। इसलिए विद्यालय के अध्यापक के 1 दिन के वेतन के बराबर का राजस्व अदा करता है। कम्युनिस्ट हमें बताते हैं कि एक दिन हमको कोई राजस्व नहीं देना होगा, लेकिन चतुर व्यापारी राजस्व देकर अपनी बकरियों की मिल्कियत रखना बेहतर समझते हैं। उत्तरी व्यापारियों के जाने से पहले हम व्यापार की सफलतापूर्वक संपन्न होने की खुशियां मनाते हैं।
भारतीय हारमोनियम और वायलिन के साथ। व्यापार अवधि की समाप्ति के जश्न में मनाए जाने वाले वार्षिक भोज के लिए चाकू की धार तेज की जाती है। यह बलिदान हम शांतिप्रिय और प्रसन्न चित्त व्यापारियों का एकमात्र हिंसक कृत्य है। हम पहाड़ की वेदी पर बकरियों को सम्मानित करते हैं उसकी अहमियत के लिए। इस पर्व के अलावा हम कभी और बकरियों का मांस नहीं खाते। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कई पीढ़ियों तक हमारे बच्चों के बच्चे भी इन पहाड़ी पगडंडियों पर चलेंगे, अपने व्यापार के लिए, अपनी खुशियों के लिए। अब दक्षिण दिशा की ओर हमारे प्रस्थान के लिए ढोल बजने लगे हैं, इससे पहले कि हिमालय का अंधकार इन पहाड़ियों को अपने आगोश में ले ले और रोक दे हमारे उत्पादों को दूर दूसरे पहाड़ों तक पहुंचने से।